हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पास्ट पेपर्स के शुरू कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ से। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पास्ट पेपर्स कवर करें ताकि आप लोग अच्छे से ख़ुद पास्ट पेपर्स भी कर सकें। पास्ट पेपर्स शुरू करने से पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो है तमाम के तमाम अपने जो बुकलेट्स आपको दी गई हैं उन बुकलेट्स को अपने पास लेके आ जाएं। कैलकुलेटर्स अपने पास रख लें और कैलकुलेटर्स रख लेने के बाद जो है फिर जैसे जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग करता जाऊँ आप भी अपने पास करें। बेहतर तरीका तो ये है कि जब मैं एक क्वेश्चन पूरा समझा चुका हूँ तो समझ लेने के बाद आप उसे पॉज करें और उसको मिनिमाइज़ करके फिर उसे खुद से करें। इसको कॉपी पेस्ट करने से बेहतर ये है कि उसको खुद से अटैम्प्ट करना। तो मेरा काम यहाँ पे समझाना है, आपको ट्रेन करना है, अपने आप को ट्रेन करना आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसमें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तमाम लोग अपने बुकलेट्स ले आएँ, अगर नहीं लेके आएँ तो अभी वीडियो को पॉज कर लें। वीडियो पॉज कर लेने के बाद जो है जब बुकलेट्स लेके आ जाएंगे तो फिर वीडियो को दोबारा प्ले कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन दिस माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की रीडिंग हमने निकालनी है। माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल इंटू 0.01। ये फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, मेन स्केल की रीडिंग और थिम्बल स्केल की रीडिंग। इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन स्केल कहलाता है, जबकि ये वाला पार्ट आपका थिम्बल स्केल कहलाता है। मेन स्केल को रीड करने का तरीका सीखना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है आपने एक लाइन नोटिस करनी है कि ये जो लाइन है आपकी, यानी जो थिम्बल स्केल की लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, इससे पहले पहले जो लास्ट रीडिंग आपको इस पूरी जगह पे विजिबल है, ये जो रीडिंग है ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग है एक्चुअली। अब इस रीडिंग को पढ़ने का तरीक़ेकार ऐसा है कुछ कि आपने जो है सबसे पहले पढ़ना है 0 1 2 3 4 और फिर ये क्या हो जाएगा 5 और ये 6। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि 0 1 के दरमियान बीच में एक लाइन है, इसका मतलब 0 1 के दरमियान क्या होता है 0.5, फिर 1 और 2 के दरमियान 1.5, 2 और 3 के दरमियान 2.5, इस तरह 3.5 4.5 5.5 और फिर ये क्या हो जाएगा 6.5। अभी हमें 7 विजिबल नहीं है। जो कि चीज़ विजिबल नहीं है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ लेनी है जो कि विजिबल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 6.5 प्लस। अब हमने थिम्बल स्केल की रीडिंग लेनी है। थिम्बल स्केल की रीडिंग लेने के लिए एक आपकी ये वाली जो लाइन चल रही है ये कहलाती है आपकी डेटम लाइन। क्या कहलाती है आपकी डेटम लाइन कहलाती है। ये डेटम लाइन और आपका जो थिम्बल स्केल है जहाँ पे ये लोग कोइंसाइड करें, जहाँ पे ये लोग मिल जाएं, वो आपका कहलाएगी थिम्बल स्केल की रीडिंग। अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो ये है 10 11 12 और फिर ये क्या हो जाएगी 13, ये 14 और ये 15। इसी तरीके से जो है हमारी 13 लाइन कोइंसाइड कर रही है तो हम बोलेंगे 13 है 0.01 और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 प्लस 0.13, आंसर आ जाएगा 6.63 मिलीमीटर्स। इस तरीके से जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट O इन द डायरेक्शन शोन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो इस चीज़ को या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको इस तरीके से सिखाया था कि आपने एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट को आपने एज्यूम कर लेना है और एज्यूम कर लेने के बाद आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि किस तरीके से स्लिंग शॉट ऑपरेट करता है। स्लिंग शॉट जो होता है, या जिसे हम उर्दू में गुलेल भी बोलते हैं, ये इसका एक रबर होता है, ठीक है, जिसको मैंने अभी अभी शेड किया। आप यहाँ पे अपना पत्थर प्लेस करते हो, आप क्या करते हो इस तरीके से जब इसको स्ट्रेच करते हो तो पत्थर आपका यहाँ पे मौजूद होता है। तो एक फोर्स जो होती है वो आपकी इस डायरेक्शन में लगती है और दूसरी फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लगती है। तो आपका जो भी रॉक होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, फिर सीधा डायरेक्शन में। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका रॉक है, ये इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। तो बस इसी स्लिंग शॉट को आप समझिए कि आपने टेढ़ा करके रख दिया इस तरीके से। इसको अगर हम थोड़ा सा रिसाइज करते हैं और अब आप इसको इस तरह से देखो, ठीक है।
ये आपने पत्थर रख दिया, ठीक है। अब पत्थर आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है? आपका जा रहा है बिल्कुल इस डायरेक्शन में, जो कि किस डायरेक्शन के अंदर है? जो कि डी की डायरेक्शन है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझा करो कि आपकी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक रबड़ इस डायरेक्शन में, एक आपका रबर इस डायरेक्शन में, और पॉइंट बीच में हमारा एक रॉक रखा हुआ है। तो रॉक किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? आपका बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझा करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट इजीली यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। देखो, इंटरनल डायमीटर के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इंटरनल डायमीटर जो होता है वो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, और वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के जो अपर जॉज होते हैं वो इस बात की अहलियत रखते हैं, इस बात की बेसिकली अपने अंदर ये समझ लें कि सलाहियत रखते हैं कि वो आपके इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकें। अच्छा, बहुत सारों के जहन में सवाल भी आ सकता है, सर ये इंटरनल डायमीटर क्या होता है? तो वो इस चीज़ को इस तरह से समझें कि इंटरनल डायमीटर, लेट्स से एक आपका ग्लास है, ठीक है, कोई भी ग्लास है, कांच का ग्लास। अब कांच के ग्लास के अंदर जो है ना 2 डायमीटर होते हैं। एक वो जो बाहर का होता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल या आउटर डायमीटर, और एक होता है आपका अंदर का, ये इस तरीके से, ये कहलाता है आपका इंटरनल। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है बाहर का डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर अंदर का डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर था, उसके अपर जॉज जो होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं आपके डायमीटर को मेजर करने के लिए। इससे आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर इज करेक्ट। ऑप्शंस को पढ़ने से पहले, स्केलर में जो है वो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी होती है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर स्केलर की ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए हर एक बंदे के। तो स्केलर हैज़ अ डायरेक्शन बट नो साइज, ठीक है, देखते हैं। स्केलर हैज़ अ साइज बट नो डायरेक्शन, वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन बट नो साइज, वेक्टर हैज़ अ साइज बट नो डायरेक्शन। अब ये 4 ऑप्शन हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। अब स्केलर के पास डायरेक्शन तो नहीं होती है, तो इसको आप काट दोगे। स्केलर हैज़ अ साइज बट नो डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड मतलब साइज ही होता है। तो ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी को हम मार्क कर देते हैं। बाकी अगले ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन बट नो साइज, वो चाह रहा है कि भाई डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वेक्टर हैज़ अ साइज बट नो डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर के पास तो साइज भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम इसको भी काट देंगे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेटेंट हीट, प्रेशर, वेट। तो हमें बताना है कि भाई कौन सी क्वांटिटी ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से पता चल रहा होगा फोर्स से, तो आप लोग बोलोगे सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो ये वाला ही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बेसिकली वोल्टेज होता है आपका, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो कैपिटल वी होता है, इसलिए ये आंसर आपका ठीक नहीं है। फिर है लेटेंट हीट। एक चीज़ थर्मल फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब तो इसके कैलकुलेशन ज़्यादा पार्ट नहीं है आपके सिलेबस के, लेकिन ये कि इनकी डेफिनेशन वगैरह पार्ट है। वो आपकी एनर्जी की फॉर्मेट होती है, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका जूल्स, इससे आपका ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आप बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स आपका होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे प्रेशर का लिखा हुआ है kg अपॉन m³, जो कि ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, इस वजह से हमारा इसका प्रेशर कोई गलत हो जाएगा। वेट, आपको पता है कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि वेट जो होता है वो फोर्स होती है, तो इसका यूनिट आपका जो होता है वो न्यूटन होता है। तो वेट आपका क्या होती है, फोर्स होती है, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए आपका वेट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लम्बर मेजर्स एक्यूरेटली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे इसने बोला एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल।
द लेंथ एंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ स्ट्रेट कॉपर वायर पाइप। लेंथ ऑफ अ कॉपर पाइप 80 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि इंटरनल डायमीटर ऑफ कॉपर पाइप 2 सेंटीमीटर गिवन है। बेटा लेंथ ऑफ अ कॉपर पाइप की बात करें, हमें बोला गया व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्लम्बर टू यूज़। प्लम्बर को क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूछा गया। तो सबसे पहले इंटरनल डायमीटर की बात करते हैं। तो इंटरनल डायमीटर तो हमारा सिर्फ वर्नियर कैलिपर ही इस्तेमाल हो सकता है और कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा, अभी हमने इसके बारे में बात की। दूसरी जो चीज़ है वो है लेंथ। लेंथ की बात करें तो लेंथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। इसके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक रूल अवेलेबल है और एक हमारे पास टेप। देखो रूल की जो रेंज होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, जबकि टेप की जो मेजर होती है वो सेवरल मीटर होती है। तो दोनों की रेंज के अंदर आ रहा है, यानी 80 सेंटीमीटर तो दोनों की रेंज में आ गया ना। लेकिन एक वर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वो है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट लेंथ हमने पढ़ा था कि रूलर जो होता है वो एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि जो टेप होता है वो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट होता है। जैसे कर्व सरफेसेस वगैरह जितनी भी होती हैं उसके लिए आपके लिए क्या बेस्ट होता है, टेप बेस्ट है आपका। लेकिन ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट को मेजर करने के लिए बेस्ट जो है आपका थ्योरेटिकली वो है आपका रूल। इस वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोग को, और वो चीज़ है क्लास 11 सेक्शन 1। एक टेबल हमने डिस्कस किया था आपके साथ क्लास के अंदर, तो वो टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। ये वाला एक टेबल था बेटा, ये टेबल जो है ना पूरा बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, A to Z। ये पूरा टेबल इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसी के ज़रिए से आप चीज़ों को जज कर पाओगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यूज़ होनी चाहिए। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ रील ऑफ अ कॉपर वायर। अब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ कॉपर वायर। इस लेबल 30 मीटर्स, डायमीटर 2 मिलीमीटर्स। अ स्टूडेंट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर वायर। अब कॉपर वायर का वॉल्यूम स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है। विच इंस्ट्रूमेंट डज ही यूज़ टू मेजर एक्यूरेटली द लेंथ, लेंथ के बारे में बताना है, एंड द डायमीटर, दोनों चीज़ों के बारे में बताना है। तो अब दो चीज़ें हैं, पहले लेंथ और डायमीटर। पहले डायमीटर को फाइनलाइज करते हैं। डायमीटर जो है वो है हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 मिलीमीटर डायमीटर है, एक है हमारे पास कैलिपर, दूसरा है माइक्रोमीटर। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपने जो है मेजर एक्यूरेटली, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना है। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास वर्नियर कैलिपर ये रहा, और दूसरा है हमारे पास माइक्रोमीटर। अगर हम प्रिसिशन देखें इनकी, ये प्रिसिशन है। प्रिसिशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो प्रिसिशन होती है। अगर हम प्रिसिशन पे गौर करें तो माइक्रोमीटर का प्रिसिशन ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो जिसके नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है उसका प्रिसिशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। वर्नियर कैलिपर का प्रिसिशन जो है कंपैरेटिवली कम है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से क्या चूज़ करेंगे अगर डायमीटर का वायर का डायमीटर मेजर करना है। ज़्यादा एक्यूरेटली जो मेजर करोगे वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बेस्ट है आपके लिए क्योंकि उसका प्रिसिशन ज़्यादा है। तो डायमीटर के लिए हमने एक चीज़ तय कर ली कि माइक्रोमीटर है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूल इस्तेमाल करेंगे या टेप। अब रूल की तो सिर्फ 100 सेंटीमीटर रेंज होती है। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है बेटा 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर इधर रूल इस्तेमाल करेंगे या टेप। देखो टेप इसके लिए बेस्ट है। टेप क्यों, क्योंकि टेप की जो रेंज होती है वो होती है सेवरल मीटर्स, यानी कई मीटर्स तक ये रेंजेस को मेजर कर सकते हैं। और हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर। तो इसलिए हमें मजबूरन टेप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रूल बहुत छोटा है उसको मेजर करने के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन है विच रॉ करेक्टली शोज द एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। देखो
अगर हम बात करें स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्स स्केलर नहीं है वेक्टर है, तो ये हम हटा सकते हैं। मास वेक्टर नहीं है स्केलर है, ये हटा सकते हैं। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अलबत्ता वॉल्यूम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। बेटा स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपने याद करना है, ये मैंने आपको कॉपी के अंदर भी लिखवाया हुआ है और नोट्स के अंदर भी भेजा हुआ है। मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये स्केलर वेक्टर है, स्केलर वेक्टर के अंदर जो है ये जो चीज़ है आपकी, ये तमाम आपकी क्वांटिटीज़ लिस्टेड हैं। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, ये तमाम स्केलर क्वांटिटी हैं, तमाम वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो इनको जो स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन है मैं वो नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अब आपने याद करके अपने जहन से खुद करने हैं। Question number 10. A manufacturer measures accurately the dimensions of a wood floor tile. The approximate dimension of a tile are shown. Length है, width है, thickness. Which instrument are used to measure accurately each of these dimensions? अगर हम ऑप्शंस पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, लेंथ में मीटर है और मीटर माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर, मीटर माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल। मतलब हर एक ऑप्शन के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन 3 ही इंस्ट्रूमेंट है। एक है मीटर रूल, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, एक है मीटर रूल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर और तीसरा है माइक्रोमीटर। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, सही है। और हमारे पास 3 लेंथ्स भी अवेलेबल हैं ऑफ कोर्स। लेंथ है सबसे बड़ी है लेंथ, फिर है विड्थ और फिर है थिकनेस। ये 3 लेंथ भी हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे ना तो ये जवाब आपको सीधा सीधा सामने दिख जाएगा। क्योंकि लेंथ सबसे बड़ी है तो मीटर रूल उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों भाई? इस वजह से क्योंकि जो है मीटर रूल की रेंज ज़्यादा होती है। फिर दूसरी सबसे बड़ी लेंथ विड्थ है, तो दूसरे नंबर का आपका इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होना चाहिए वर्नियर कैलिपर। फिर सबसे छोटी लेंथ थिकनेस है, इसलिए माइक्रोमीटर उसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने, सर आप माइक्रोमीटर से ये मेजर कर लीजिए और वर्नियर कैलिपर से ये मेजर कर लें। मैं उनको जवाब दे दो, बेटा अगर इसको माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे और इसको वर्नियर कैलिपर में, तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जबकि हमें अगर इसमें नॉर्मल एक्यूरेसी मिल जाए और इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि छोटी लेंथ है ना तो ज़्यादा एक्यूरेसी, एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं छोटी लेंथ में। जब लेंथ बड़ी होती है एरर के चांसेस कम होते हैं, जब लेंथ ज़्यादा हो जाए एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जो सबसे छोटी लेंथ है वो सबसे छोटे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, तो सबसे बड़ी लेंथ है वो बड़े इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें ना, अ माइक्रोमीटर यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, ये आपके सामने माइक्रोमीटर है और किस तरह से वायर का मेजर कर रहा है ये बता रहे हैं। व्हाट इज़ डन टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट आंसर, फाइंडिंग द रीडिंग एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट द ज़ीरो एरर। ठीक है, ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं इसे। मेक द माइक्रोमीटर हॉरिजॉन्टल। अच्छा, लेट्स से मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि भाई ये आपका वायर है, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ये आपकी वायर है और ये आपका जो है इस तरीके से माइक्रोमीटर ने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से माइक्रोमीटर ने पकड़ा हुआ है इसे। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को जो है ना उठा के आप कर दो इसको रिसाइज। आप क्या करते हो, आप इसे रोटेट कर दो इस तरीके से। कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया। कोई फ़र्क आ रहा है? तो सर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो यानी माइक्रोमीटर की वैल्यू को रोटेट करने से कोई फ़र्क नहीं आना है आपका।
तो चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, आगे पीछे करो, कोई फ़र्क नहीं आना है। तो माइक्रोमीटर को बेसिकली हॉरिजॉन्टल रखने से कुछ एक्यूरेट आंसर नहीं आना है, आप उसको जैसा भी रखो, क्योंकि वायर ही आपका सर्कुलर है, इससे कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ने वाला। बाय द वे ये मैंने ये ब्लू कलर का जो बनाया है, ये वायर बनाया हुआ है आपका, ठीक है। ये वायर को ऐसा होता है ना वायर, तो वायर को जब सामने से देखोगे तो वायर इस तरीके से दिखता है, समझ रहे बात को। और यहाँ पे जब रीडिंग मेजर करने की कोशिश करोगे दोनों तरफ से, तो वो घूमता रहेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आना उससे। तो ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया भाई। सबट्रैक्ट द फिक्स्ड स्केल रीडिंग फ्रॉम द रोटेटिंग स्केल रीडिंग। अच्छा जी, अब ये हमने माइक्रोमीटर का फॉर्मूला ये पढ़ा था, मेन स्केल प्लस थिम्बर स्केल इंटू 0.01। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्केल रीडिंग को आपने सबट्रैक्ट करना है थिम्बर स्केल रीडिंग से, तो लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला के हिसाब से हम ऐड करते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई, तो ये गलत हो गया। सबट्रैक्ट द रोटेटिंग स्केल रीडिंग फ्रॉम द फिक्स स्केल रीडिंग, फिर दोबारा गलत हो गई ये बात। तो आपका आंसर क्या आ जाए, ये वाला, कि भाई कोई अगर ज़ीरो एरर है मौजूद तो वो ज़ीरो एरर आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसका ये तरीक़ेकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिफोर मार्किंग द फिनिशिंग लाइन ऑन अ रनिंग ट्रैक, a groundsman measure out its 100-meter length. Which instrument is the most appropriate for this purpose? Of course measuring tape, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा लेंथ का होता है, तो वही बेस्ट है फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, forces of 3 Newton, 4 Newton, x as shown in the diagram, ठीक है। और हमें बताने का रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होगी। मैं इसको वही बनाता हूँ, एक रबड़ ये बना हुआ और दूसरा रबड़ इस तरीके से बना हुआ, और ये पत्थर लगा हुआ है। एक फोर्स इस तरह से, एक पत्थर किधर जाएगा भाई, पत्थर बोलोगे आप सर जी इधर जाएगा पत्थर, क्यों, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है। तो आप बोलो यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, पत्थर किधर जाएगा, पत्थर जाएगा इधर से। तो कौन सी डायग्राम दिख रही है, आप बोलोगे ए दिख रही है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर साइज़ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालने को आ जाता है। अब साइज़ की अगर बात करें ना, तो साइज़ में ये मामला होता है हमारा कि सबसे पहली चीज़ 90 डिग्री आप देख लो बना हुआ है कि नहीं बना। वैसे तो अक्सर क्वेश्चन में जितने भी आते हैं उसमें 90 डिग्री बना हुआ ही होता है। तो साइज़ निकालने के लिए हम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। भाई ज़रा स्पेलिंग से माजरत है मेरी, क्योंकि स्पेलिंग मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, बट ये कि ये आपको इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम निकालने का तरीका ये होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये जो h² है ना, ये आपका रिजल्टेंट होता है। p² जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये जैसे ये परपेंडिकुलर है, और b जो होता है वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। तो h² इज इक्वल टू p², दैट इज़ 3², बेस है 4² तो आप करोगे 3 3 9, 4 4 16, h² दोनों तरफ रूट अप्लाई करोगे तो h विल बी इक्वल टू √25, h विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 5 न्यूटन के। भाई क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इंटरनल डायमीटर। मैंने बताया था क्या करना है इंटरनल डायमीटर में, और लेंथ गिवन है 600 सेंटीमीटर। तो इसकी क्वेश्चन इस टाइप का आप खुद अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस इन दोनों चीज़ों के हवाले से देख लेना कि इंटरनल डायमीटर और लेंथ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 16, द डायग्राम shows a stopwatch. What is the reading on the stopwatch? 1:30 है, वो 45 है। तो थोड़ा सा रीडिंग समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। 0, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45।
इसका मतलब ये हम सही रीडिंग काउंटिंग कर रहे हैं। एक दफ़ा ना जज कर लिया करो ख़ुद को कि काउंटिंग ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर काउंटिंग ठीक कर रहे हो ना फिर रीडिंग मेजर करा करो, डायरेक्ट नहीं करा करो। 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग जो है अभी हमारी है 36 सेकेंड्स। सही भाई। इसके बाद वर्नियर कैलिपर रीड टू 1/10 of a millimeter, which reading shows this precision. अब वर्नियर कैलिपर के देखने के लिए तो ज़रा वर्नियर कैलिपर के ऊपर आना पड़ेगा मैं। वर्नियर कैलिपर का जो प्रिसिशन है ये हमारे, अच्छा एक चीज़ का नोट करना कि जो हमारे पास टेबल है ये वाला, इसमें प्रिसिशन अलग अलग उसमें लिखा हुआ है यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स का ख्याल करना, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में देखो, सेंटीमीटर जो है वाला 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सेप्टेबल है आपसे। तो एक में 3 डेसिमल प्लेस है, एक में 3 है, एक में सिंगल और एक में 2 डेसिमल प्लेस। इसीलिए फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्रिसिशन को कंपेयर करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्केलर वेक्टर आपने ख़ुद करना है, ये स्केलर वेक्टर आ गया। वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन है अब ये निकल गए, तो अब आप रिलैक्स कर सकते हैं इस मामले में। अच्छा ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती की, काफ़ी बच्चों ने। विच क्वान्टिटी इज कोडेड एज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6.2 ms, इन व्हाट यूनिट इट इज़, मीटर, मीटर पर सेकेंड, माइक्रोमीटर, मिली सेकेंड्स। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिट्स याद ही नहीं होते। जैसे ये जो यूनिट्स हैं आपके, ये वाला यूनिट ये आपको याद ही नहीं होते अक्सर को, तो ये याद करना इम्पोर्टेंट है बेटा। अब ये कौन सा है बेटा, मीटर एम होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, पर का मतलब डिवाइड होता है। माइक्रो सेकंड्स, माइक्रो का यूनिट है ये वाला, तो हम बोलेंगे भाई माइक्रो ऑफ सेकंड। मिली का क्या होता है, मिली होती है स्मॉल एम, और फिर क्या होता है सेकंड्स का एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये मिली सेकंड्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसे माइक्रो सेकंड या पे मीटर पर सेकंड पे लिख देते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर पाइप निकालने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स चाहिए। उसके लिए इंटरनल डायमीटर का वर्ड जहाँ पे आ जाए आपको पता है क्या इस्तेमाल करना है, वर्नियर कैलिपर, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज़ नो विंड द इंजन्स ऑफ अ एयरशिप पुश इट ड्यू नॉट एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आपका जो है 20 मीटर पर सेकेंड जो है ड्यू नॉट। द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट एट 12 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रॉम द वेस्ट जो है एक विंड ब्लो कर रही है एट 12 मीटर पर सेकेंड। तो विंड जो है 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द वेस्ट ब्लो कर रही है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई रिजल्टेंट बताओ, वही वाली चीज़ बन गई वेक्टर, जिस तरीके से आपको समझाया था अभी स्विंग शॉट वाली एग्जाम्पल। यहाँ पे पत्थर प्लेस करो बीच में जहाँ पे एरो ज्वाइन होते हैं, तो कहाँ जाना चाहिए रिजल्टेंट, इस तरफ। Which diagram shows correctly the resultant velocity r of the airship is obtained? तो चूँकि हमने ये डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई, तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो फिर ए होना चाहिए। अच्छा ये वही वाली चीज़ आ गई, पत्थर प्लेस करो भाई, ये पत्थर है तुम्हारा। अब कहाँ जाएगा पत्थर, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स, पत्थर जाना चाहिए इस तरह। जैसे पत्थर छोड़ोगे पत्थर किधर जाएगा, इस तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थिकनेस ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ अ पेपर, ज़ाहिर है सिंगल शीट बहुत पतली होती है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा उसके लिए। तो हमें देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। मीटर रोल, माइक्रोमीटर, प्लास्टिक रोलर, मेजरिंग टेप। सबसे ज़्यादा इनमें है एक्यूरेट माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर की प्रिसिशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को देखने के लिए आप ये टेबल भी याद कर सकते हो, वो टेबल हमने एक लिखवाया हुआ है आप लोग को ऑलरेडी।
तो टेबल से आप जो है रेफ़र कर सकते हो और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के हवाले से। ये स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन है, ये डायमीटर का थिन वायर का क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, वही डायमीटर के क्वेश्चन है, स्केलर वेक्टर का क्वेश्चन। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका वेक्टर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये आपने जो है अपने माइंड से यूज़ करके करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि बंदा खुद भी दिमाग थोड़ा लगाए। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गोल्फ बॉल, व्हिच इंस्ट्रूमेंट्स गिव अ रीडिंग दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब सर्कमफेरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता क्या होता है। तो सर्कमफेरेंस जो होता है, जैसे मिसाल के तो ये बॉल है ना, अब इसके जो आउटर सरफेस की लेंथ है ना, वो सर्कमफेरेंस कहलाती है आपकी। एक होता है एरिया, वो तो अंदर का भी इंक्लूड होता है। एक होता है सिर्फ आउटर सरफेस की लेंथ, वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। अब ज़ाहिर है अगर मिसाल के तौर पे हम कैलिपर इस्तेमाल करेंगे तो कैलिपर से तो डायमीटर आएगा ना भाई, हमें तो वो मेजर करना है सर्कमफेरेंस। फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग ये कर लेंगे, डायमीटर मेजर कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे। तो फॉर्मूला नहीं निकालना लगाना भाई, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है। माइक्रोमीटर भी आपका सिर्फ डाया मेजर कर सकता है। इसका रूलर जो है वो तो स्ट्रेट होता है, वो कैसे कर्व सरफेस पे जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो होगा फिर टेप होगा, क्योंकि टेप फ्लेक्सिबल होता है ना, इसके अराउंड मूव कर जाता है। अच्छा, माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे वही आपने रीडिंग निकालनी है, मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल इंटू 0.01। मेन स्केल जो है अगर आप गौर से देखो तो लास्ट है 5, 6, 7 और आखिरी ये चीज़ दिख रही है 7.5, तो ये हम 7.5 ले लेंगे, ठीक है भाई। प्लस थिम्बल स्केल के हवाले से देखो तो 10, 11, 12, 13, 14 ले लेंगे, क्योंकि वो डेटा लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, इंटू 0.01। तो 7.5 प्लस 0.14 तो 7.64 आंसर आ जाएगा। आंसर डी हो जाएगा यार। विच स्केलर वेक्टर, वो वाला क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। दोबारा रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन स्केलर वेक्टर के आ गए। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करने का मकसद यही है कि आपके माइंड के अंदर वो चीज़ बैठ जाए। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। द फोर्सेज ऑफ 4 न्यूटन 2 न्यूटन एक्स एट अ पॉइंट, द डायग्राम शोज द फोर्सेज एट अ रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन का रिजल्टेंट 4 न्यूटन का चाहिए। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, डी से देखते हैं। यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है और एक बैकवर्ड 2 न्यूटन फोर्स लग रही है। चूँकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 4 - 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2 न्यूटन। तो इसका तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन आया, सही है भाई। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे ये जो फोर्स ये वाली है 4 न्यूटन तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम लगाते हैं 2 न्यूटन इस तरीके से, ठीक है भाई। 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। अब 2 न्यूटन जब फोर्स लगाओगे आप, तो अब आपको 90 डिग्री पे आ गए। और जब कभी भी दो फोर्सेस 90 डिग्री पे आते हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपने पाइथागोरस लगाना पड़ेगा फिर। अब ये भी क्वेश्चन भी किया था ना इसके हवाले से, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 to the 4, 4 4 the 16 √20h। √20 क्या होगा देखना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेटर हम जल्दी से खोल लेते हैं अपने पास। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा है तो मुझे मोबाइल से करना पड़ेगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, फिर चेक करके बताऊँ क्या इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा कैलकुलेटर, यहाँ पे आप आए एडवांस पे आ गए, √20 आपका बराबर होता है 4.47 4.47। तो h की वैल्यू जो यहाँ पे आई है ना रिजल्टेंट की, वो है 4.47 न्यूटन। लेकिन आपको तो वैल्यू 4 की चाहिए, 4.4 की तो रहना चाहिए। अच्छा जी, अब
एक चीज़ पे और गौर करिएगा, मैं एक चीज़ पे बड़ी इंपॉर्टेंट तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे ये 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में हो और 2 न्यूटन भी इस डायरेक्शन में आ जाए तो टोटल कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 4 + 2 6 न्यूटन। अब 3 चीज़ें, 3 केसेस हैं जिनको आपने समझना है। पहला है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी 4 न्यूटन और 2 न्यूटन। इसमें जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 न्यूटन का। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ऐसा कि 90 डिग्री के ऊपर आ गए। जब 90 डिग्री के ऊपर आए, ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। अब जो रिजल्टेंट आ रहा था वो आ रहा था 4.47 न्यूटन। फिर क्या हुआ, फिर हमने जो है 4 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों को एक ही डायरेक्शन में कर दिया। फिर क्या रिजल्ट आया, 6 न्यूटन। क्या पता चला, पता ये चल रहा है कि भाई हमारा जो 2 न्यूटन है, हम उसकी डायमेंशन, जगह को चेंज कर रहे हैं। पहले हमने ऑपोजिट रखा, फिर हमने करते 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 इस तरह कर दिया। जब हमने बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके आया तो 4.47 हुआ। फिर हमने दोबारा चेंज करते 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 इसको जब बिल्कुल इसके साथ इनलाइन करा तो वैल्यू 6 पे आ गई, यानी 2 से 4.7 और 4.7 से 6 गई। पता ये चला कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये वाला जो एरो है इसको इस तरह बनाऊंगा तो ये जो h और फोर्स की वैल्यू है ये बढ़ती हुई महसूस हो रही है, तो यानी ये तो फोर्स से बढ़ जाएगी, मुझे फोर्स से बढ़ानी थोड़ी है। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें इसके दरमियान ऐसा पता चल रहा है कि जब आप 2 न्यूटन को इस तरह से कुछ करोगे तो आपकी आगे जाते जाते यहाँ पे 2 न्यूटन है तो यहाँ पे 4 न्यूटन 4.47। पता चला कि एरो जो होगा वो इस डायरेक्शन में कहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का एरो जो आपके समझ में आ रहा है वो है डी। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह करोगे आप तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू है रिजल्टेंट की वो आ रही है आपकी 4.47 से ज़्यादा और 6 से कम आ रही है। जबकि अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 और 4.47 के दरमियान यानी 4 न्यूटन के अराउंड आएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका पता चल जाता है। ठीक है भाई, अगर किसी के अभी भी नहीं समझ में आए तो वो व्हाट्सएप करके पूछ भी सकता है, मैं उसको प्रॉपर तरीके से समझा भी दूँगा इसे, अगर ये नहीं समझ में आया तो। अच्छा, फिर मिली वाट्स लिखा हुआ है बेसिकली। तो मिली वाट्स आपका है ये वाला 10⁻³ बेटा, ये याद करना, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना प्लीज़। ये जो टेबल होता है ना आपका कन्वर्जन टेबल जो है, ये आपने याद करना है ठीक तरीके से। याद नहीं होगा ना वीक पड़ जाओगे आप लोग। व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मल मास ऑफ एन अडल्ट। किसी भी एक अडल्ट का मास कभी भी 7.5 kg नहीं देखा होगा। 750 kg जिंदा ही नहीं रह सकता बंदा, तो बीच में ज़ाहिर है 75 kg उसका मास होता है, एक एवरेज मास है। फिर एक क्वेश्चन है, ज़रा इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। वो बोल रहा है अ स्मॉल सिलेंडर इज रोल्ड अलॉन्ग अ रूलर एंड कंप्लीट्स 2 revolutions। ये इस तरीके से आपका एक, ठीक है, ये रोटेट करता है, घूमता घूमता 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुँच गया वो। अब हमसे बोला जा रहा था सर्कमफेरेंस इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। बता दिया उसने कि भाई सर्कल का बाहर की जो लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, कोई मसला नहीं है। अगर आप गौर करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने कितने दफ़ा रोटेट किया, 2 रेवोल्यूशंस। तो अगर हम उसकी पूरी लेंथ निकाल लें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हमारे पास कितने रेवोल्यूशंस की लेंथ आ जाएगी, 2 रेवोल्यूशंस की। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो 20 सेंटीमीटर आई, कितने रेवोल्यूशन की लेंथ थी, 2 रेवोल्यूशन की, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो अभी देख लेते हैं हम क्या है क्या नहीं। ये है 1.4 सेंटीमीटर और 2 रेवोल्यूशन बाद जो है ये 10 था ऑफ कोर्स, तो 10.1 10.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल आई है, फिनिश हुआ है 10.2 से, स्टार्ट हुआ था 1.4 पे। तो अब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद इसको हम
एक काम करते हैं, इसको 1 दे देंगे, ठीक है। 9 ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4 - 12 ये तकरीबन 8 हो जाएगा, 8.8। तो इसका मतलब एक रेवोल्यूशन, जो 2 रेवोल्यूशन है वो 8.8 सेंटीमीटर के बराबर है। ये 2 रेवोल्यूशंस क्या है, अभी हमने जो माइनस किया इसको डिवाइड बाई 2 करोगे क्योंकि 2 रेवोल्यूशंस थे, तो ये आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा 8, ठीक है भाई। इसके बाद कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चंस में से कुछ तो ऐसे ही थे जो पुराने हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, तो मैं नए वालों को डिस्कस कर लेता हूँ। जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा मैं। स्केलर वेक्टर की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो स्केलर वेक्टर में तो याद करना है ऑफ कोर्स। अच्छा, ये लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज़ होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन है 2 forces x and y x as shown, which diagram show the resultant force r of x and y। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो ना 2 मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। एक हेड टू टेल रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो कि सिंपल जो आपको गुलेल वाला मेथड हमने सिखाया है। लेकिन गुलेल वाला मेथड में ना एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि गुलेल में तो फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और आपका ये जो है एक डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। मतलब ऐसे तो गुलेल काम नहीं करता हमारा। गुलेल जो अगर होनी चाहिए फोर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए ना, तो अपोजिट बनी हुई है। तो तरीक़ेकार ये होगा इसका कि आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से करना है कि इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ऐसे बना दो इसे, ठीक है। अब ये आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पे अपना पत्थर प्लेस करो, और अब बताओ किस तरफ रिजल्टेंट जाएगा, इधर। तो ये किस डायरेक्शन में बन रहा है आपका, ये बन रहा है सी में, ए में नहीं बन रहा। ए में इस तरफ जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये गलत हो जाएगा। बी भी वैसे ही जा रहा है, डी नहीं हो सकता, डी में वो नीचे की तरफ आ रहा है एरोस। सी आपका ठीक है क्योंकि दोनों एरोस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना भाई। ये जो है याद करने वाली चीज़ है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है भाई। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको ये याद होनी चाहिए, पक्की वाली, टाइट वाली। ये प्रीफिक्सेस हैं सारे आपके, मिली, ये मिली है, मेगा है, किलो है, तो ये याद होगा। तो उसके फैक्टर के हिसाब से फिर हमने उसको प्लेसमेंट करनी है। जैसे मिली है वो सबसे छोटा होता है, फिर मेगा होता है 10⁶, और किलो होता है 10⁻3। तो सबसे छोटा मिली है, फिर किलो है, फिर मेगा है, ठीक है। ये 3 इस तरीके से चल रहे होते हैं। स्केलर वेक्टर तमाम चीज़ें आ गई। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये वाला भी किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है। क्वेश्चन में 56 डिस्कस करते हैं। अब वो बोले द एंगल बिटवीन द 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स कैन बी वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब है कि ये 4 न्यूटन फोर्स है भाई आपकी, और इसके ऊपर आपने 3 न्यूटन फोर्स। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। लेकिन जब अगर 3 न्यूटन फोर्स को हम रोटेट करें, और रोटेट करके हम कर दें इस तरह से, सॉरी, ये 4 न्यूटन फोर्स हो गए, और 3 न्यूटन फोर्स को हमने घुमा के वर्टिकल कर दिया, क्योंकि 90 डिग्री बोल रहा है ना बेटा वो, ये हमने 90 डिग्री बना दिया 3 न्यूटन। अब आपको पता है कि जब 90 डिग्री पे बनाते हैं फोर्सेस, तो वो कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस। तो ये आपका हो जाएगा, जो रिजल्टेंट इसका पाइथागोरस लगा के आप निकालोगे, वो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन फोर्स। तो मिनिमम आपका जो है रेंज क्या बन रही है, फिर 7 न्यूटन से बन रही है 5 न्यूटन के दरमियान, ये आपकी रेंज है। अब जो चीज़ जो फोर्स इस रेंज से बाहर है वो पॉसिबल नहीं है। तो 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन रेंज के अंदर है, 7 न्यूटन रेंज के अंदर है, 4 न्यूटन रेंज के बाहर है, इसलिए आंसर 4 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 4 न्यूटन रेंज से बाहर है तो आंसर 4 नहीं होगा, ये आपने लिख लेना है। फिर इसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई माइक्रोमीटर क्या चीज़ मेजर करता है। तो भाई माइक्रोमीटर जो है लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। हमने ये बात डिस्कस भी की हुई है यहाँ पे कि लेंथ को मेजर करने के मुख्तलिफ आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इसमें से एक सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर है। रेंज इसकी सबसे कम होती है लेकिन एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। फिर स्टॉप वॉचेस के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गलती करते हैं इसके ऊपर। स्टॉप वॉचेस आर यूज टू टाइम द रनर इन अ रेस। द स्टॉप वॉचेस शोज द टाइम रिकॉर्डेड फॉर द विनर एंड द अनदर रनर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द विनर एंड द अदर रनर? तो विनर और अदर रनर के दरमियान हमने क्या करना था, हमने इसको बेसिकली डिफरेंस निकालना है टाइम का। डिफरेंस का मतलब देखो, जब कभी भी वर्ड डिफरेंस आता है तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है भाई। अब विनर साहब हैं 57 सेकंड्स और 1/100 लिखा है, इसका मतलब 76 को 100 से डिवाइड करो तो यानी 0.76 सेकंड्स आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करोगे ये बन जाएगा 57.76 सेकंड। सही है। यहाँ पे आओ ज़रा, इसको बेहतर है कि इस तरीके से कर लो। मैं दोबारा कर देता हूँ। 57 सेकंड्स और फिर है 0.76 सेकंड्स प्लस करो 57.76 सेकंड। ये आया है विनर का। रनर की बात करें तो 1 मिनट है पहला। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है? अच्छा, आप बोलोगे सर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करने, क्योंकि आंसर किस में सेकंड्स में है ना, इसलिए सेकंड्स में कन्वर्ट करो। ये 60 सेकंड्स हो गया। फिर है 3 सेकंड्स, फिर है 0.84 सेकंड्स के 84 डिवाइड बाई 100 के, तो ये हो जाएगा 63.84 सेकंड्स। तो हम जब माइनस करेंगे 63.84 सेकंड्स माइनस 57.76 सेकंड्स, ठीक है। आप इसको 7 काट के यहाँ पे दे दीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आ गया, 0 आ गया। ये 5 काट के इसको 1 यहाँ दे दीजिए। 7 8 9 10 11 12 13 यानी 6.08 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान का। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। स्केलर वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखो ज़रा। अ बॉय स्टार्ट्स एट P, वो P से स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स 3 मीटर्स ड्यू नॉर्थ फ्रॉम P to Q, then 4 meter due east from Q to R. What is the shortest distance that he must now walk to have an overall displacement of 0? डिस्प्लेसमेंट 0 करने का मतलब है कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस जाना। स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस जाना। स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी थी आपकी? P थी। अभी आप R पे खड़े हुए हो तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अगर आप वापस यहाँ से ऐसे आओगे ना तो ये 4 + 3 मीटर हो जाएगा। 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7 मीटर से। तो बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो सबसे छोटा वाला फिर क्या पड़ेगा रास्ता आपको? 5 मीटर का रास्ता पड़ जाएगा। इससे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन हैं ये, तो अब आराम से हो जाना चाहिए। एक फोर्सेस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरा इस फोर्सेस, ये पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। ये इसकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है, एक दफ़ा मार्किंग स्कीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आप लोग को इसके सारे 46 तक आंसर है, बाकी आंसर अवेलेबल नहीं थे, तो ये आंसर्स तमाम के तमाम आपके अवेलेबल हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे चैप्टर 1 के MCQs हो गए। चैप्टर 1 के MCQs के बाद चैप्टर 1 की थ्योरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।